नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैड माइंडसेट विद एलेक्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात की थी, आज हम और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्लास को शुरुआत करते हैं आज के बिना किसी देरी के। आप एमसीक्यू पढ़ने से पहले जैसे ही आप एमसीक्यू पढ़ें उसमें मन में एज्यूम करने की कोशिश करें, अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर करते और किस रेशनल के अकॉर्डिंग करते। फिर मेरा रेशनल सुनिएगा, किस हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपका भी वही जा रहा है तो आप यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी मेरे छोटे भाई बहन, जो भी जूनियर, जो अभी तक पास आउट नहीं हुए, वो अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप ऐसा समझिएगा कि हम क्वेश्चन पढ़ते कैसे, क्योंकि अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व इतने नहीं किए होंगे जितने करने चाहिए। इस वजह से आप ऐसा देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और किस रेशनल के अकॉर्डिंग आंसर निकला जाता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोला है, अ 65 ईयर ओल्ड मेल। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और बड़े बड़े रेशनल के क्वेश्चन है, हालांकि पूछे ये जाते हैं, लेकिन जो इसका रेशनल है वो बिल्कुल बेसिक सा है। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं मेरे 1 घंटे के सेक्शन में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं, मैं सारे कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा, पर मैं ये भी चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मैं उन चीजों को देख सकूं। आपका एक पॉजिटिव कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, और आपका एक पॉजिटिव कमेंट मुझे वही ताकत देता है, वही मोटिवेशन देता है वापस क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, लाइव करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले, A 65-year-old male with COPD is admitted to the ICU with increasing dyspnea and confusion। यानी कि एक 65 साल का आदमी है जिसको COPD से है और वो आईसीयू में एडमिट है विथ इंक्रीजिंग डिस्निया एंड कंफ्यूजन। यानी कि उसको डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसको कंफ्यूजन हो रहा है। जब हमने उसकी एबीजी करवाई यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैसेज का एनालिसिस करवाया, तब उसका पीएच आया 7.25, PaCO2 आया 60 mm ऑफ Hg और बाइकार्ब आया 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएट इंटरवेंशन। इस कंडीशन में आपको इमीडिएट इंटरवेंशन क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या उसे बाइकार्ब एडमिनिस्टर करेंगे, या स्टार्ट नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, या एनआईवी लगवाएंगे, गिव ब्रोंकोडाइलेटर एंड ऑब्जर्व। क्या ब्रोंकोडाइलेटर देंगे और ऑब्जर्व करेंगे, या इंट्यूबेट एंड स्टार्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन, या उसे सीधे मरीज को वेंटिलेटर पे ले लेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको एबीसी की फाइंडिंग और एबीसी क्या होती है वो अगर नॉर्मली आपको बेसिक प्रीव्यू भी उसका पता होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बात करूं अगर मैं एबीजी की, एबीजी बेसिक चीजें बता दूं। एबीजी की फुल फॉर्म आर्टेरियल ब्लड गैसेज एनालिसिस। इसमें जो सैंपल लिया जाता है वो आर्टेरियल सैंपल लिया जाता है। आर्टेरियल सैंपल में रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल और फिमोरल प्रेफर की जाती है। फिमोरल जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि ड्यू टू मोर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया के रिस्क ज्यादा होते हैं। इसी वजह से फिमोरल आर्टरी को पंचर होने के लिए हम जनरली अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या करते हैं। आर्टेरियल ब्लड आपने सैंपल ले लिया और जो हम सैंपल लेते हैं वो लेते हैं इपेरिनाइज्ड सिरिंज से, यानी कि जो सिरिंज होती है उसको सबसे पहले इपेरिनाइज्ड करते हैं। एक हिपेरिन की वाइल आती है जिसमें 25,000 यूनिट की हिपेरिन होता है, 5,000 यूनिट का हिपेरिन होता है। उसमें ऐसे सिरिंज को लेके वापस उसी में हिपेरिन को खाली कर देते हैं। तो वो जो सिरिंज थी वो हिपेरिनाइज्ड हो गई। इसमें हमने आर्टेरियल ब्लड सैंपल लिया। आर्टेरियल ब्लड का सैंपल लेने के बाद हम उसे लैब में भेजते हैं। लैब में उसमें देखा जाता है पीएच, यानी कि ब्लड की पीएच कितनी है, PO2 एंड PCO2, ये तीनों फाइंडिंग देखी जाती है। अगर मैं नॉर्मल पीएच की बात करूं तो नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45, PO2 की बात करूं तो 90 टू 100 mm ऑफ Hg, PCO2 की बात करूं अगर तो 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ये होती है नॉर्मल कंडीशन। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू भी दी हुई होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम और लैक्टेट, बाइकार्ब। एक और आप चीज याद रखिएगा, बाइकार्ब। और बाइकार्ब होता है 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हम जनरली देखते हैं। और
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पेशेंट है जो कि सीओपीडी का है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि दो प्रकार के ड्राइव हो सकते हैं, एक होती है हाइपोक्सिक ड्राइव और एक होती है हाइपर कैपेनिक ड्राइव। नॉर्मल कंडीशन में जो ड्राइव आती है वह होती है हाइपर कैपेनिक ड्राइव, यानी कि जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में बॉडी रेस्पॉन्ड करती है वो CO2 के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करती है। जैसे ही हमारे बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और हम इंस्पिरेट और एक्सपिरेट करते हैं। और जब सीओपीडी की कंडीशन है तो सीओपीडी के कंडीशन में आपको कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिलती है CO2 लेवल, तो आपका ब्रेन है जो हाइपर कैपेनिक ड्राइव में ना आकर के हाइपोक्सिक ड्राइव के रेस्पॉन्ड में रेस्पॉन्स करता है। तो कंटिन्यू CO2 बड़े होने की वजह से, यानी कि CO2 के रिटेंशन की वजह से सीओपीडी वाले मरीज में हाइपोक्सिक ड्राइव आती है और हाइपोक्सिक ड्राइव की वजह से हम मरीज को लो ऑक्सीजन देते हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि इस मरीज को अगर पीएच की बात करूं तो पीएच थोड़ी डिक्रीज है, यानी कि मरीज एसिडोसिस में PaCO2 60 mm ऑफ Hg, 60 mm ऑफ Hg है, यानी कि नॉर्मली 35 से 45 होनी चाहिए। अगर 45 से ज्यादा है इट मींस थोड़ी ज्यादा है। CO2 सीओपीडी वाले मरीज में 60 तक mm ऑफ Hg तक अगर आए, यानी कि हमें मरीज में हाइपर कैपनिया देखने को मिल रहा है। हाइपर कैपनिया यानी कि इंक्रीज PaCO2 इन ब्लड। हाइपर कैपनिया का मीन्स होता है, कैपनिया मीन्स PaCO2, यानी कि बॉडी के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा है। और बाइकार्ब 26 जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। व्हाट इज द इमीडिएट मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? इसमें ऐसा होता है अगर मरीज खुद CO2 रिटेंशन कर रहा है यानी कि हाइपर कैपनिया में जा रहा है तो सबसे पहले आप उस मरीज को बाईपैप लगाओ। बाईपैप मीन्स नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन करो। अगर फिर भी वो CO2 को वॉश आउट नहीं कर पा रहा है तो हम उस मरीज को इंट्यूबेट कर देते हैं, यानी कि फिर हम उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आंसर जाना चाहिए बाईपैप या NIV लगवाएंगे। अगर उसके बाद भी उसमें CO2 का रिटेंशन कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है तो उसके बाद हम मरीज में मैकेनिकल वेंटिलेशन लगवाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्या एडमिनिस्टर करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, अभी प्रायोरिटी है CO2 को निकालना और CO2 तब निकलेगी जब हम उसमें बाईपैप लगाएंगे। स्टार्ट नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, गिव ब्रोंकोडाइलेटर एंड ऑब्जर्व। ऑप्शन सही है कि हम उसमें ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि उसका ब्रोंकस में कोई दिक्कत हो रही है या कहीं एयरवे में दिक्कत है। उसमें CO2 रिटेंट हो रही है और CO2 को निकालने के लिए हमें उसे NIV लगाना पड़ेगा। इंट्यूबेट या स्टार्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन ये कभी भी स्टार्टिंग में यूज नहीं करते। अगर CO2 रिटेंशन कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिल रहा है तो आप उस मरीज को बाईपैप से हटा के इंट्यूबेट कर देते। वो भी मल्टी फैक्टर काम करते। उसमें यह भी देखा जाता है कि मरीज का कॉन्शियस लेवल कैसा है। जैसे जैसे PCO2 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मरीज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जाएगा और वो मरीज का कॉन्शियसनेस कम होता जाएगा, यानी कि मरीज ड्राउजीनेस की तरफ जाएगा। तो आपका सही आंसर रहेगा आंसर बी, हमें मरीज को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगवाना है टू प्रमोट CO2 वॉश आउट, ताकि हम CO2 को वॉश आउट को प्रमोट कर सके। जो CO2 रिटेंशन हुई है उसे हम बाहर निकाल सके। यह था मेरा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सरकारी क्वेश्चन। सरकारी मींस सारे सरकार के एग्जाम्स में पूछा जाता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। आप पेशेंट रिसीविंग PRBC, एक पेशेंट है जिसको आप PRBC देख रहे हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। अगर आप PRBC दे रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो डेवलप्स चिल्स, फीवर एंड हाइपोटेंशन। उस मरीज को चिल्स आ रहे, फीवर आ रहे और हाइपोटेंशन हो रहा है विद इन 15 मिनट। जैसे ही आपने PRBC स्टार्ट की उतने में ही मरीज को चिल्स, फीवर, हाइपोटेंशन ये सब देखने को मिल रहा है। व्हाट इज द नर्सेज प्रायोरिटी एक्शन? नर्सेज का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? स्लो द ट्रांसफ्यूजन रेट, ट्रांसफ्यूजन रेट को स्लो करना है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक, यानी कि उसको बुखार आया है, हमें उस बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक यानी कि PCM हम दे दें। स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। उस ट्रांसफ्यूजन को आप स्टॉप करें और नोटिफाई करें फिजिशियन को। या चेक ब्लड प्रेशर अगेन, या उस मरीज की जो BP कम हुई है ऑप्शन में दे रहा है कि हमें उस BP वापस लेनी है। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय अगर किसी भी प्रकार की हिमोलाइटिक रिएक्शन या नॉन हिमोलाइटिक रिएक्शन
सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं तो दो प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। एक होती है हिमोलाइटिक ब्लड रिएक्शन, एक होती है नॉन हिमोलाइटिक ब्लड रिएक्शन। जो नॉन हिमोलाइटिक ब्लड रिएक्शन होती है वह लेस सीवियर होती है। इसका मेन रीजन ये होता है कि लेस सीवियर होने का, नॉन हिमोलाइटिक मींस हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी अभी तक नहीं हुई है, यानी कि नो प्रेजेंट ऑफ एनी हिमोलाइटिक। किसी भी प्रकार का हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हिमोलाइटिक ब्लड रिएक्शन सीवियर रिएक्शन होती है और इसमें क्लासिकल फाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको क्लासिकल फाइंडिंग में फ्लैंक पेन एंड हीमोग्लोब्यूलिन यूरिया, हिमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हिमोलाइटिक का मींस होता है कहीं ना कहीं आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो वह किडनी में जाएगी, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू वह बॉडी से बाहर निकलेगी। अगर किडनी तक पहुंचेगी तब वहां पे आपको फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा। ग्लोब्यूलिन यूरिया मींस हिमोग्लोब्यूलिन आपके यूरिन में देखने को मिलेगा, यानी कि रेड कलर का यूरिन आ सकता है, उसे हम बोलते हैं हिमोलाइटिक ब्लड रिएक्शन। तो ये मोर सीवियर है और लेस कॉमन है। जो चीजें जितनी ज्यादा सीवियर होती है वह कम देखने को मिलती है और जो लेस सीवियर होती है वह ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात करें इनके प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको अगर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रही है, सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग रोल यही रहता है कि आप उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करें, देन नोटिफाई करें फिजिशियन को। कभी भी आपको रिएक्शन वाला ब्लड मरीज के अंदर नहीं चढ़ाना है। तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। स्लो द ट्रांसफ्यूजन रेट, स्लो कभी भी नहीं रहेगा। स्लो रहता है जब मरीज कभी भी सर्कुलेटरी ओवरलोड में हो। इफ पेशेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड देन स्लो द आंसर। सर्कुलेटरी ओवरलोड में आपको क्लासिकल फाइंडिंग के रूप में सेम हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में स्लो करना है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक, कभी भी मरीज को जब फीवर होता है तब हम उसमें ब्लड नहीं चढ़ाते। उसका रीजन ये होता है जब इंक्रीज टेम्परेचर है और उस केस में अगर हमने मरीज के ब्लड चढ़ा दिया तो मरीज की आरबीसी हिमोलाइसिस हो जाएगी ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसमें आरबीसी का हिमोलाइसिस हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो तभी हमें ब्लड चढ़ाना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी ब्लड चढ़ाने से पहले आपको वाइटल साइन में स्पेसिफिक क्या मेजर करना है, तो स्पेसिफिक आपको टेम्परेचर देखना है। हालांकि वाइटल साइन पूरे मेजर करने हैं लेकिन आपको टेम्परेचर स्पेशल तौर पे देखना है। स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई फिजिशियन, सही आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और नोटिफाई करना है फिजिशियन को। चेक ब्लड प्रेशर अगेन, माना कि मरीज हाइपोटेंशन में, हाइपोटेंशन में इसका मतलब ये नहीं कि हमें मरीज की वापस बीपी चेक करनी है। हम ये डायग्नोस कर चुके हैं कि मरीज हाइपोटेंशन में, हमें फिर उस चीज को इंटरवेंशन करना है, ना कि वापस असेसमेंट करना है। हमें उस चीज को इंटरवेंशन करना है, ना कि वापस असेसमेंट करना है। इंटरवेंशन देने के बाद आप असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपने किसी भी कंडीशन अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हटा के अगर देखें तो आपने अगर एक बार मरीज का बीपी देख लिया, मरीज अगर हाइपोटेंशन में आ रहा है, उसके बाद आप वापस देखिएगा उसको। जो भी आप इंटरवेंशन मेजर्स फॉलो करें, जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रेस्क्राइब, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे आपने उस इंटरवेंशन को फॉलो किया, उसके बाद आपको रीअसेस करना है। ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अ 4 ईयर चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक 4 साल का बच्चा जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित है, इज एडमिटेड विथ पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड असाइड्स। उस मरीज को पेरी ऑर्बिटल एडिमा है। पेरी ऑर्बिटल मीन्स आंखों के चारों तरफ सूजन है। पेरी मीन्स चारों तरफ, ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी हम बोलते हैं आंखों के चारों। एंड असाइटिस, असाइटिस जैसा कि आपने सुना होगा, पेट के ऊपर जो पानी भर जाता है पेराइटल और विसरल के बीच में, उसे हम असाइटिस बोलते हैं, जिसका कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस आपने नाम सुना होगा। इसके बारे में हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे।
Which nursing intervention is most appropriate to monitor fluid status? Which nursing intervention is most appropriate to monitor fluid status? आप उस मरीज में ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट एप्रोप्रिएटली फॉलो करेंगे जो कि मॉनिटर करेगा फ्लूइड स्टेटस को? क्या मरीज में एब्डोमिनल ग्रेथ मेजर करनी है डेली, या मॉनिटर सीरम क्रिएटिनिन, क्या असेस लंग साउंड एवरी शिफ्ट, या चेक ब्लड प्रेशर हार्ली? तो बात करते हैं सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है और उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने 1 घंटे में मेरा बेस्ट कंटेंट दे सकूं और मैं आपको एक अच्छे सिलेक्शन के क्राइटेरिया में ला सकूं। सबसे पहले अगर बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली पीडियाट्रिक प्रॉब्लम, आपको ये जनरली पीडियाट्रिक में देखने को मिलेगी, लेकिन मे बी प्रेजेंट इन एडल्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एडल्ट में देखने को मिलेगी। इसमें यह होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज्ड ग्लोमेरुलर डैमेज, यानी कि उस मरीज में डिफ्यूज मात्रा में ग्लोमेरुलर डैमेज देखने को मिलता है, दैट रिजल्ट इन, इस वजह से मरीज में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया की वजह से मरीज में हाइपो एल्ब्यूलिनेमिया देखने को मिलेगा, यानी कि अगर प्रोटीन यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा तो ब्लड में आपका प्रोटीन लेवल कम देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसी को कंपनसेट करने के लिए बॉडी वापस रेस्पॉन्ड करती है और उस मरीज में लिपिड ज्यादा बन जाता है और उसी को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। सबसे पहले आपको इन 3 क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। मरीज को प्रोटीन यूरिया, देन हाइपोएल्ब्यूलिनेमिया और हाइपरलिपिडेमिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अगर मैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो अगर मरीज को प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया मींस प्रोटीन लॉस थ्रू यूरिया, यानी कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस होना। अगर प्रोटीन सारा यूरिन की थ्रू लॉस हो जाएगा तो आपको बॉडी में प्रोटीन कम होगा, ब्लड में डिक्रीज प्रोटीन इन ब्लड, इसी वजह से मरीज में देखने को मिलता है हाइपोएल्ब्यूलिनेमिया। इस वजह से मरीज का लिवर रिलीज करता है लाइपोप्रोटीन। जनरली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसी कंडीशन होती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज एबनॉर्मल हो तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए कंपनसेट करती है। हमारी बॉडी कभी भी हमें मरने नहीं देती, हमारी बॉडी ये चाहती है कि हम जिंदा रहे और बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे। अगर कोई मरीज है, वो माना कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगर उसका प्रोटीन यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है तो उसमें ब्लड में प्रोटीन कम हुआ, इस वजह से ब्रेन में सिग्नल जाएंगे, ब्रेन से लीवर में सिग्नल जाएंगे और लीवर हमारा लाइपोप्रोटीन बनाने का काम करता है। अब मरीज में कंडीशन ये हो गई कि लिपिड भी बनने लगेगा और प्रोटीन भी बनने लगेगा। जैसे जैसे लिपिड बनेगा लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं, लाइपोप्रोटीन्स में लिपिड और प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन तो वापस एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, यानी कि जो प्रोटीन बन रहा है वो तो वापस यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा, और जो लिपिड बन रहा है वह लिपिड धीरे धीरे ब्लड में आने लगेगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि मरीज में लिपिड लेवल बढ़ता जाता है। ये कंडीशन कंप्लीट हो गई, आपको हाइपरलिपिडेमिया कैसे होता है। अब हम बात करते हैं एक और कंडीशन, प्रोटीन यूरिया अगर हो रहा है तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कम होगा, यानी कि डिक्रीज होगा प्लाज्मा प्रोटीन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज होगा तो उसमें आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा ऑस्मोटिक प्रोटीन। अगर ऑस्मोटिक ऑन्कोटिक प्रोटीन कम होंगे, यानी कि ऑस्मोटिक ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, तो डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा ऑन्कोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है ना कि प्रोटीन। डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर अगर कम रहेगा तो मरीज में आपको पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड असाइड्स। अब हम बात करते हैं ये दोनों चीजें क्यों देखने को मिली।
किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना सारा कितने महीनों तक पढ़ा, ये जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है वह आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से एग्जाम हॉल में ले जा सके। माना कि मेरा चैनल न्यू है, पर जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो मेरे पिछले 6-7 सिलेक्शन की जर्नी, जो जो मैंने इस यात्रा में सीखा है, जितना मैंने फेलियर को देखा है करीबी से, वो सारी मैं चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप एनक्लेक्स मॉस भी बिल्कुल रटे जा रहे हैं। आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट देखिएगा, ऐसे आपको काफी कमेंट मिलेंगे, सर हमने मॉस भी इतनी बार पढ़ ली, सर हमने वो इतनी बार पढ़ ली। आपने कोई भी गाइड कितनी बार भी पढ़ी हो, पढ़ना आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है कि जो आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम हॉल तक कितना ले जा पा रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो मायने रखते हैं वो आपके 2 घंटे कैसे जा रहे हैं और आप उन 2 घंटों में कितना कुछ सीख के साथ में लाए और अटेंड कर पा रहे हैं। और वहां पर साथ ले जाने का ये मतलब नहीं है कि आपने मॉस भी साथ ले गए। मॉस भी अगर साथ ले गए तो एग्जाम से लाइफ टाइम के लिए बाहर। तो आप दिमाग के अंदर कितना स्टोर करके ले जा रहे हैं ये जरूरी है। तो आपको ये इजीली आसानी से चीजें आपको की फ्रेम वर्ड में याद रहेगी कि एक भैया या एक सर थे, उन्होंने हमें ये चीज बताई थी और ऐसे ऐसे होगी। अब बात करते हैं पेरी ऑर्बिटल एडेमा और असाइटिस का लॉजिक। नॉर्मली एल्ब्यूमिन होता है जो कि ब्लड के अंदर होता है। ब्लड में ये प्रोटीन होता है जो कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ये सेल्स है, अगर इसमें ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो ये ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से ये यहां पे वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर वाटर को होल्ड नहीं कर पाया तो इस प्रेशर की वजह से सारा जो भी खून है वह अपने खून से साइड वाली कोशिकाओं में आ जाएगा, यानी कि ब्लड गोज टू सेल्स टू ब्लड, यानी कि आपका ब्लड से सेल्स में जाएगा। क्योंकि ब्लड के अंदर कम हुआ है एल्ब्यूमिन, इसी वजह से ब्लड गोज टू सेल्स के यानी कि आसपास की सेल्स में जाएगा। तो जो भी अगर आपको पेट के बाहर लेयर में आपको फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा उसी को हम बोलते हैं असाइट्स। इसी का कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस। जो अंदर पेरिटोनियम है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए पैराइटल और विसरल तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। इस वजह से मरीज हाइपोटेंसिव, शॉक एंड लास्ट स्टेज में एक्सपायर हो जाता है। और सेप्टिसीमिया भी सीवियर लेवल का आपको देखने को मिलेगा। और पेरी ऑर्बिटल एडिमा, एंकल एडिमा, यानी कि पूरे बॉडी में आपको सूजन देखने को मिलेगी जैसे जैसे पानी बाहर आएगा। और अगर मैं और साइन एंड सिम्टम की बात करूं तो आपको वेट गेन देखने को मिलेगा। अब बात करें वेट गेन क्यों देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर जैसे जैसे नॉर्मल मात्रा में अगर एल्ब्यूमिन है तो उस वाटर को होल्ड करके रखेगा और यूरिन के थ्रू लॉस होता है। अब जब एल्ब्यूमिन नहीं है तो जो भी वाटर था वो साइड वाली सेल्स में चला गया, तो वहां पे वाटर का रिटेंशन देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। इसी वजह से आपको वेट गेन देखने को मिलता है। और मरीज में आपको ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा, कुछ कंडीशन में आपको हिमेचूरिया भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले मरीज होते हैं उसमें यूरिन कैसा देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में आपको मरीज को यूरिन देखने को मिलेगा एकदम सफेद झागदार, यानी कि व्हाइट फ्रोथी यूरिन। किसी भी कंडीशन में अगर फ्रोथी यानी कि झागदार यूरिन आ रहा है तो इसका मीन उसका जो भी प्रोटीन है वह यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है, यानी कि फ्रोथी, व्हाइट फ्रोथी यूरिन, सफेद झागदार यूरिन आपको देखने को मिलेगा। इसको इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क कर दीजिए। जब व्हाइट फ्रोथी यूरिन, जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स वगैरह जितना आप प्रोटीन इंटेक करते हो उसके बाद वो रूटीनली अपने रूटीन में हेल्थ चेकअप में यूरिन के अंदर प्रोटीन देखते हैं कि कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है इट मींस उनकी मसल्स का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है और जो भी प्रोटीन हो रहा है वो यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है। यह रूटीन टेस्ट करवाते रहते हैं। बात करें नेक्स्ट सिम्टम की, नेक्स्ट में आपको एनीमिया, फटीग, वीकनेस, हाइपरवॉलीमिया, ये सारी फाइंडिंग देखने को मिलती है। और प्रायोरिटी नर्सिंग अगर एक्शन की मैं अगर बात करूं तो अगर मरीज के एब्डोमिनल गर्थ
ऐसे मरीजों की एब्डोमिनल गर्थ हमें मेजर करनी है, क्योंकि मरीज का जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन असाइड्स हो रहा था, पेरिटोनाइटिस हो रहा था, उन मरीज में एब्डोमिनल गर्थ क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर कंटिन्यूअसली एब्डोमिनल गर्थ बड़ी हुई देखने को मिल रही है तो इसका मीन्स वाटर का रिटेंशन वहां पर ज्यादा हो रहा है, और उस केस में आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, और डॉक्टर उस मरीज की टैपिंग करेंगे या पैरासेंटेसिस करेंगे। पैरासेंटेसिस या टैपिंग, टैपिंग मींस उसमें जो भी निडल यूएसडी गाइडेड डाल के उस फ्लूइड को हम निकाल लेते हैं बाहर। और अगर बात करूं फ्लूइड कितना निकालते हो, एक टाइम में 500 ml से कम ही निकालते हैं, 500 ml। अगर फ्लूइड मोर देन 500 निकाले, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो क्या रिस्क रहेगी, तो उस मरीज में 500 ml से ज्यादा अगर हम फ्लूइड निकाले तो उस मरीज में बीपी कम हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि मरीज हाइपोटेंशन में जा सकता है। इसी वजह से अलग अलग शेड्यूल में 500 ml 400 ml ऐसे निकालते हैं। ये कंडीशन है एसाइड्स या पेरिटोनाइटिस। असाइड्स मींस जो भी एब्डोमेन में ये आपको फ्लूइड देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल एब्डोमेन है, यहां पर ये आपको फ्लूइड देखने को मिल रहा है, और इन लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। और हमें ऐसे मरीजों की ये एब्डोमिनल गर्थ मेजर करनी है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एब्डोमिनल गर्थ को कैसे मॉनिटर करते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। इस गर्थ को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको इंची टेप लेना है। इंची टेप में अम्बलाइकस से अम्बलाइकस, यानी कि बिल्कुल अम्बलाइकस से अम्बलाइकस राउंड फॉर्म में चेक करनी है, यानी गर्थ हमें मेजर करनी है बाय इंची टेप फ्रॉम अम्बलाइकस टू अम्बलाइकस। ये कंडीशन है एसाइड्स की। ये मरीज में आपको असाइड्स देखने को मिल रहा है। ये एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, ये इसका मैनेजमेंट है। इसके मैनेजमेंट में हम सेकेंडरी तौर पर एंटीबायोटिक भी चलाते हैं, और एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस जो भी फ्लूइड था उसको इस ड्रेन के थ्रू या यूएसजी गाइडेड नीडल के थ्रू हम निकालने का प्रयास करते हैं। अब बात करूं मैं उस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऐसे मरीजों का जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेजर करना है एब्डोमिनल गर्थ को डेली, मॉनिटर करना है सीरम क्रिएटिनिन, लेकिन वह इस कंडीशन में एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें यूरिन क्रिएटिनिन की वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मरीज के अंदर ओलिगोयूरिया हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी फाइंडिंग में बात की, मरीज को ओलिगोयूरिया भी देखने को मिलेगा। ये ओलिगोयूरिया भी देखने को मिलेगा। असेस लंग साउंड एवरी शिफ्ट, आप लंग साउंड को असेस कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के तौर पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन असाइड्स या पेरिटोनाइटिस देखा जाता है, और उसी को असेस करने के लिए हम एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करते हैं। चेक ब्लड प्रेशर हार्डली, माना कि आप हर 1 घंटे में बीपी चेक कर लेंगे, लेकिन वैसे भी मरीज को हाइपरवोलेमिया तो रहता ही है। ऐसे मरीजों का फ्लूइड रिटेंशन और हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है। चेक ब्लड प्रेशर अर्ली कोई प्रायोरिटी पे नहीं जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर किसी स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये सारी स्लाइड, ये मतलब यानी कि जो भी मैंने क्लास लिया आप उस क्लास की स्लाइड प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी तक मैंने किसी प्रकार का व्हाट्सएप चैनल नहीं बनाया है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आप व्हाट्सएप चैनल बना ले, तो मैं बना के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइकेट्रिक पेशेंट ऑन क्लोजापाइन। एक साइकेट्रिक मरीज है जो कि क्लोजापाइन पे, इसको आप इंपोर्टेंट हाईलाइट कर दीजिएगा। रिपोर्ट कर रहा है सोर थ्रोट एंड फीवर, उस मरीज को सोर थ्रोट एंड फीवर आ रहा है। एंड नर्स डू फर्स्ट, नर्स उसमें क्या करेगी, यानी एक आपके पास पागल साइकेट्रिक मरीज आया है, उसको क्लोजापाइन चल रही है और वो मरीज रिपोर्ट कर रहा है सोर थ्रोट और फीवर। उसमें आप फर्स्ट क्या करेंगे, गिव पैरासीटामोल एंड मॉनिटर, जैसे पीएचसी और सीएचसी में करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अच्छे से पीसीएम बांटता है, क्या आप उसी तरह पैरासीटामोल देंगे और मॉनिटर करेंगे, या चेक डब्ल्यूबीसी काउंट अर्जेंटली, या डब्ल्यूबीसी काउंट को अर्जेंटली चेक करेंगे।
रीएश्योर एंड आइसोलेट द पेशेंट, उस मरीज को रीएश्योर करेंगे और आइसोलेट करेंगे पेशेंट को। कंटिन्यू मेडिकेशन एंड ऑब्जर्व, कुछ नहीं, उस मरीज को बोलना है कंटिन्यू आप मेडिकेशन लो और हम आपको देख रहे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स क्या फर्स्ट असेस करेगी। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्लोजापाइन है क्या, क्लोजापाइन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, क्या काम करती है, किस किस डिजीज कंडीशन में हम देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजापाइन के बारे में। फोटो में आपको दिख रही ड्रग क्लोजापाइन है। अब हम बात करें ये किस कैटेगरी की ड्रग है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अगर क्वेश्चन ये पूछे एंटीसाइकोटिक ड्रग में कौन से प्रकार की है, तो हम पढ़ते हैं कौन से प्रकार की है। हेडिंग डालिए एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक अगर मैं ड्रग की बात करूं तो ये तब यूज ली जाती है जब मरीज सिजोफ्रेनिया या उसमें किसी प्रकार का डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, सिजोफ्रेनिया मेरी लास्ट यानी कि सेकंड मैराथन में सेकंड इंपोर्टेंट एमसीक्यू में मैंने क्लास करवाई है, और या मरीज को डिल्यूजन हो रहा वो भी मैंने वहां पे बताया, या मरीज को हेल्यूसिनेशन हो रहा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को फ्रेमवर्क करने का ये लॉजिक था मेरा कि मैंने उस क्लास में तो सिजोफ्रेनिया पढ़ा दिया, अब मेरा हक बनता है कि मैं इस क्लास में एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ाऊं। लेकिन एंटीसाइकोटिक ड्रग एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसमें मुझे लगता है मुझे आधे 30 से 45 मिनट का एक सेपरेट वीडियो लाना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा क्लोजापाइन का क्या सीन है। एंटीसाइकोटिक ड्रग दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, एक होती है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। और मैं अगर बात करूं क्या सीन हो रहा था, तो कंडीशन ये है कि जो सिजोफ्रेनिया है उसमें हमें देखने को मिलता है डिक्रीज डोपामाइन लेवल, इंक्रीज डोपामाइन लेवल। अगर मरीज सिजोफ्रेनिया तो उसमें डोपामाइन लेवल का इंक्रीज देखने को मिलेगा। हम मैनेजमेंट के तौर पे डोपामाइन को कम करते हैं। तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वह होती है डोपामाइन एंटागोनिस्ट, यानी कि यह दवाइयां डोपामाइन के एंटागोनिस्ट होती है। और मैं अगर अटिपिकल की बात करूं तो यह भी डोपामिन कोई एंटागोनिस्ट होती है, लेकिन ये मेनली तौर पर सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट होती है। तो आपका आंसर जाएगा अटिपिकल एंटीसाइकोटिक इज सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट, क्योंकि जैसे जैसे मरीज में डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है वैसे ही सीरोटोनिन का लेवल भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम मरीज में सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग भी देते हैं। अब बात करूं अगर अटिपिकल या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन ड्रग। ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। अगर मैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात करूं तो ये जानी जाती है सेकंड जनरेशन की ड्रग। इन्हें ऐसा जाना जाता है कि ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है। बात करूं अगर एग्जाम्पल की, तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर सुना होगा सबसे पहले टिपिकल में हेलोपेरिडोल, थियोरिडाजोन, फ्लूपेनाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ये सारी फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग है। अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूं तो सेकंड जनरेशन में आपने नाम सुना होगा क्लोजापाइन, जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट और ओलांजापाइन, नेक्स्ट रेस्पेरिडोन, और एक और ड्रग जिप्रासिडोन। ये सारी सेकंड जनरेशन यानी कि अटिपिकल एंटीसाइकोटिक या सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग है।
क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोजापिन के बारे में। तो क्लोजापिन का मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेडेटिव है। इन सब ड्रग्स में से मैक्सिमम सेडेटिव आपकी करती है क्लोजापाइन। मैं चाहूं तो इन सबको एक एक करके डिटेल में अभी करवा सकता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेक्शन है जो कि आपने थंबनेल में देखा था। तो मैं सीधा क्लोजापाइन पे बात करके इस टॉपिक को यहीं विराम दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कंप्लीटली डिटेल एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में लाऊंगा और उसी के साथ एमसीक्यू करवा दूंगा। उसके बात करूं अगर मैं क्लोजापाइन के बारे में, तो इसी क्लोजापाइन को हम बोलते हैं रिजर्व ड्रग। रिजर्व ड्रग का मीन्स जब सारे ड्रग काम करने बंद करते हैं तो हम उस कंडीशन में क्लोजापाइन देते हैं। यह एक प्रकार की अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। यह मिनिमम ईपीएस एंड मैक्सिमम वेट गेन करवाती है। इसके लिए आपको ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम पढ़ने पड़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे मेरी नेक्स्ट क्लास एंटीसाइकोटिक के बारे में, जो कि अगले 1 से 2 दिन में मैं अपलोड करने की भरपूर प्रयास करूंगा। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करूं, साइड इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, यानी कि मैक्सिमम आपको वेट गेन देखने को मिलेगा। मरीज में एक्सेसिव सलाइवेशन और सेडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि मरीज को नींद में ही रहता है, मरीज को नींद आने लगती है। एक्सेसिव सलाइवेशन यानी कि उसका सलाइवा ज्यादा देखने को मिलेगा और वह सेडेशन में रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व ड्रग। इस क्लोजापाइन को हम बोलते हैं रिजर्व ड्रग। अब हम बात करें इसको रिजर्व ड्रग क्यों बोलते हैं। अगर बात करूं रिजर्व ड्रग की, इफ 2 and more than 2 antipsychotic not effective for treatment, यानी कि अगर मरीज ग्रसित है ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया से, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया से अगर ग्रसित है तो उस कंडीशन में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी क्लोजापाइन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। मैंने बात करी अगर कोई सिजोफ्रेनिया का मरीज है, हमने उसमें 2 या 2 से ज्यादा दवाई दे दी लेकिन वह नॉट इफेक्टिव है। नॉट इफेक्टिव मीन्स है वह उस मरीज को सिजोफ्रेनिया वह ट्रीटमेंट से रेसिस्ट कर रहा है। अगर वो रेसिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंट कर रहा है, तो उस मरीज की ड्रग ऑफ चॉइस जाएगी क्लोजापाइन। अब बात करें क्लोजापाइन के साइड इफेक्ट के बारे में, तो जो क्लोजापाइन है ये साइड इफेक्ट के रूप में डिक्रीज कर देती है सेल्स के काउंट को, यानी कि ये बॉडी में ब्लड सेल्स के काउंट को कम कर देती है। इसी वजह से मरीज में डिक्रीज देखने को मिलेगा डब्ल्यूबीसी काउंट। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, क्लोजापाइन देने से मरीज के डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर बात करूं नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट की, तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 से 10,000 mm³। ये आपने अपनी नर्सिंग की क्लासों में पढ़ा होगा। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 से 11,000 होते हैं। इस मरीज में डिक्रीज देखने को मिलेगा डब्ल्यूबीसी काउंट। और अगर इफ काउंट लेस देन 3000 mm³, तो आपका आंसर होना चाहिए विथहोल्ड द ड्रग एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर। ये प्रायोरिटी नर्सिंग सेट होती है ऐसे, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। अब बात करें कि हम चेक कब करते हैं, तो जब मरीज को क्लोजापाइन दे रहे होते हैं तब उसके रीचेक्ड आफ्टर फर्स्ट डोज, यानी कि फर्स्ट डोज के बाद में हम उसे 7 दिन के बाद में सीबीसी करवा के मरीज का सीबीसी लेवल यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवा के डब्ल्यूबीसी काउंट को स्पेसिफिक देखते हैं। यह था क्वेश्चन।
क्वेश्चन में ये पूछ रहा था आप साइकेट्रिक पेशेंट जो कि क्लोजापाइन ले रहा हुआ रिपोर्ट कर रहा है सॉर थ्रोट और फीवर को, सॉर थ्रोट और फीवर हो रहा है, फीवर और सॉर थ्रोट और हो रहा है, इसका मीन्स उस मरीज में डिक्रीज है डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स मीन्स श्वेत रक्त कणिकाएं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं आपके मरीज की इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है। इस मरीज में डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो गए तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उस मरीज में साइन एंड सिम्टम में सॉर थ्रोट, फीवर, ये सारे देखने को मिल रहे हैं। तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन के रूप में रोल होना चाहिए कि हमें सबसे पहले उस ड्रग को विथहोल्ड करने से पहले आप सीबीसी करवा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा ले। अगर उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट लेस देन 3000 mm पर क्यूब आ रहे हैं तो उस आप ड्रग को विथहोल्ड करें और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि और कौन सी ड्रग स्टार्ट करनी। ऑप्शन की बात करूं तो गिव पैरासीटामोल एंड मॉनिटर। पैरासीटामोल को एडमिनिस्टर करके मॉनिटर क्या ही करेंगे आप, चेक डब्ल्यूबीसी काउंट रेगुलरली। सही आंसर बी, रीअश्योर एंड आइसोलेट द पेशेंट। पेशेंट को आप रीअश्योर कर दें चाहे आइसोलेट कर दें। अगर वह मरीज कंटिन्यू क्लोजापाइन पे है तो मरीज की डब्ल्यूबीसी काउंट धीरे धीरे नील हो जाएगी और मरीज को इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कंटिन्यू मेडिकेशन एंड ऑब्जर्व। मरीज को अभी सॉर थ्रोट, फीवर आ रहा है तो आप मरीज को कंटिन्यू मेडिकेशन देते रहे तो वो कंटिन्यू डब्ल्यूबीसी को कम करेगी। ये था मेरा क्वेश्चन। मैंने बात की एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में। इसमें मैंने पढ़ाया आपको टिपिकल एंटीसाइकोटिक, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि डोपामिन के एंटागोनिस्ट थी और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि सीरोटोनिन के एंटागोनिस्ट थी। टिपिकल में हमने बात करी हेलोपेरिडोल, थियोरिडाजोन, फ्लूपेनाजिन और क्लोरप्रोमाजिन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लोरप्रोमाजिन है जो कि 1952 में डिस्कवर हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन ड्रग जो कि सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट है उसके एग्जांपल है क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल। ये सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने बात की क्लोजापिन रिजर्व ड्रग है। रिजर्व ड्रग मींस जब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया हो रहा हो तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपकी क्लोजापाइन रहेगी। यह साइड इफेक्ट के रूप में डिक्रीज करेगी डब्ल्यूबीसी काउंट को। तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आपका हक बनता है कि आप उसमें मरीज में डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करें और फर्स्ट डोज के 7 दिन बाद में चेक करें। ये था नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट और ये हमने बात की इस डिजीज के बारे में। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अब पेशेंट है जो कि 17 साल का 70 इयर्स ओल्ड पोस्ट ऑफ पेशेंट है, यानी कि पोस्ट ऑफ पेशेंट है, सडनली बिकम कंफ्यूज्ड। सडनली यानी कि अचानक वो कंफ्यूज्ड हो रहा है, एजिटेटेड, घबरा रहा है। जब हमने उस मरीज के वाइटल साइन चेक किए तो उस मरीज की बीपी है 130/80, यानी कि बीपी तो बिल्कुल मेरे को नॉर्मल लग रही। नॉर्मली 120/80 mm ऑफ एचजी होती है लेकिन 130/70, 130/80 सारी नॉर्मल में आती है। हार्ट रेट 90 मेरे अकॉर्डिंग ये भी नॉर्मल है। हार्ट रेट 90 है यानी कि 60 से 100 नॉर्मली होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन। SpO2 98, शाबाश, SpO2 भी 98 यानी कि SpO2 भी नॉर्मल है। टेम्परेचर की बात की 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि ये भी नॉर्मल है। व्हाट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? अगर सब सारा नॉर्मल दिया हुआ है तो मरीज कंफ्यूज क्यों हो रहा है और एजिटेटेड क्यों हो रहा है? तो बात करते हैं इसके आगे की। तो आपका सबसे पहले आप क्या असेस करेंगे? क्या आप ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करेंगे, यूरिन आउटपुट असेस करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन असेस करेंगे या पेन स्कोर चेक करेंगे? मैं आपको बता दूं, अगर कोई पोस्ट ऑफ मरीज है, अगर उसको पेन हो रहा है, माना अगर उसको हम सपोज करें पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है तो उस मरीज को पेन के साथ साथ टेकिकार्डिया भी होना चाहिए। और मरीज सडनली पेन की वजह से कंफ्यूज नहीं होता। यहां पे मरीज पूछ रहा है कंफ्यूज्ड है, यहां पे मरीज पूछ रहा है कंफ्यूज्ड है, तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन सैचुरेशन। जब मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 98% है तो आप वापस उसको असेस करके क्या 50 पे ले आओगे, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिन आउटपुट। यहां पे अगर माना कि यूरिन आउटपुट कम भी है ज्यादा भी है, अगर कम ज्यादा होने की वजह से मरीज क्या कंफ्यूज्ड होगा, क्या एजिटेटेड होगा? तो ये भी आपका गलत आंसर। नेक्स्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिल्कुल जब सारे पैरामीटर नॉर्मल है तो मरीज कंफ्यूज्ड हो रहा है ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि हमें मरीज का ग्लूकोज लेवल चेक करना है।
मरीज का ग्लूकोज लेवल यानी कि लेस देन 70 मिलीग्राम पर डीएल है। इसमें भी 3 कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 50 से 70, 30 से 50 और लेस देन 20। अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम उसमें जो भी हमारे पास स्वीटनर है, आर्टिफिशियल ट्रॉफीज है, वो देते हैं, और मॉडरेट में हम आईवी फ्लूइड देते हैं, और सीवियर में इंजेक्शन ग्लूकागोन देते हैं, जो कि मैंने एक सेपरेट क्लास में डिस्कस किया था। तो सही आंसर आपका जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से मरीज को कंफ्यूज्ड और एजिटेटेड है, उस कंडीशन में आपको ब्लड करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, एक मरीज है जो कि हाइपरटेंशन, यानी कि उस मरीज की बीपी आपको बढ़ी हुई देखने को मिल रही। हाइपरटेंशन मीन इंक्रीज बीपी, हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज बीपी। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है इनालप्रिल। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद, द कंप्लेन ऑफ ड्राई कफ, जब मरीज ने 2 दिन तक उस बीपी की दवाई को लिया इनालप्रिल को, तो मरीज को सूखी खांसी हो रही, उसके मरीज के ड्राई कफ आ रहे। व्हाट शुड द नर्स डू? उसमें नर्स क्या करेगी? रीएश्योर करेगी, मरीज को समझाएगी कि ऐसा नहीं है, बीपी की गोली से आपको खांसी आ रही है या सूखी खांसी आ रही है। स्टॉप द ड्रग एंड इन्फॉर्म टू फिजिशियन। एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या आप उसे स्टॉप करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को? गिव कफ सिरप, अच्छा आपको खांसी आ रही है, चलो आप कफ सिरप ले लो। या इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, कोई बात नहीं, खांसी आ रही है तो आ रही है, आप अच्छे से पानी पियो, सही हो जाओगे। बताओ इन 4 प्रायोरिटी पे आपका क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर दीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इनालप्रिल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। इनालप्रिल एक प्रकार की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एंटी हाइपरटेंसिव के अगर अपन अंदर की बात करें तो ये एक प्रकार की एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की इनहिबिटर है, यानी कि एसीई इनहिबिटर है। एसीई इनहिबिटर होने के नाते अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट के तौर पर आपको ड्राई परसिस्टेंट कफ देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। पूछा यह जाता है इनालप्रिल या एसी इनहिबिटर का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्राई परसिस्टेंट कफ। अगर मैं बात करूं ये क्यों होता है, तो यह होता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन एक इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट है, उसके बढ़ने की वजह से ड्राई परसिस्टेंट कफ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं अदर साइड इफेक्ट की, तो अदर मरीज को डिजीनेस हो सकता है, फटीग, वीकनेस, हेडेक, नोजिया, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके सीरियस साइड इफेक्ट की बात करूं तो आपका आंसर होना चाहिए हाइपरकैलेमिया। अगर मरीज एसीई इनहिबिटर ले रहा है तो उसका साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट होता है हाइपरकैलेमिया, यानी कि मरीज के में पोटेशियम लेवल बढ़ता जाता है। यह भी याद रखिएगा, और ड्राई परसिस्टेंट कफ भी आप याद रखिएगा। तो रीएश्योर द पेशेंट, यानी कि मरीज को ड्राई कफ हो रहा है और आप उसे रीएश्योर करेंगे। ड्राई कफ आ रहा है इसका मीन्स उसमें मरीज के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग रहेगा कि आप उस ड्रग को स्टॉप करें और इन्फॉर्म करें डॉक्टर को। स्टॉप द ड्रग एंड इन्फॉर्म टू फिजिशियन, बिल्कुल सही आंसर। गिव कफ सिरप, कफ सिरप क्या करेगी? सबसे पहले आप जो जड़ है उस जड़ को खत्म करें, उसके बाद कफ सिरप दें तो ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, क्या आप उस मरीज का फ्लूइड इनटेक बढ़ा दें। ये नहीं रहेगा आंसर, तो आपका सही आंसर रहेगा बी। और मैं अगर बात करूं, फिर भी अगर आपको याद ना हुआ हो, तो इन एसीबीई इनहिबिटर ड्रग का साइड इफेक्ट का एक ट्रिक है कैपर। कैपर मींस CAPER। जो मैं याद रखने की कोशिश करता हूं, मैं ट्रिक्स आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वेंचुरी के बारे में। वेंचुरी में यानी कि बीबी ओयो में रह गई, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, आप ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एसी इनहिबिटर इनालप्रिल, इसके साइड इफेक्ट कैपर। अब बात करते हैं कैपर की फुल फॉर्म।
CAPER। सी मीन्स कफ देखने को मिलेगा, और जो कफ देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ड्राई कफ, ड्राई हैकिंग कफ। ए मीन्स आपको एंजियोएडिमा देखने को मिलेगा। पी मीन्स आपको पोटेशियम का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि आपको मरीज को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाइपरकैलेमिया पूछा जाता है, ड्राई कफ पूछा जाता है। मोस्ट कॉमनली आपको ड्राई कफ साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। अगर मोस्ट सीरियस की बात करूं तो मरीज में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं अगर मोस्ट सीरियस क्यों है, तो मैंने हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया दोनों की सेपरेट क्लास ली है। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे नीचे की क्लासों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, ई मींस मरीज में एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल देखने को मिलेगा ये ड्रग्स लेने के बाद। और आर मींस रेसेज या डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो फुल फॉर्म हो गई कैपर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। सी मींस ड्राई हैकिंग कप, ए मींस एंजियोएडिमा, पी मींस पोटेशियम ज्यादा, ई मींस एलिवेटेड क्रिएटिनिन, आर मींस रेसेज या डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस। ये था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में सही आंसर रहेगा आपका बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेशेंट विथ डायरिया, एक पेशेंट है जिसको दस्त लग रही है, रिसीविंग आईवी फ्लूइड, जिसे हम आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। विच साइन इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन हाइड्रेशन स्टेटस, ऐसा कौन सा साइन आपको दिख रहा है कि आप उस मरीज में ये कह सकते हैं कि मरीज की हाइड्रेशन लेवल वापस नॉर्मल हो गया है। सनकन आइज या सनकन आइज, डिक्रीज स्किन टर्गर, क्या स्किन टर्गर का कम होना, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर, या ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं डायरिया की, तो डायरिया में जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया, डायरिया में आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन में डिक्रीज हो जाता है यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट आपको कम देखने को मिलेगा। और मरीज में अदर साइन एंड सिम्टम की बात करूं तो मरीज में बहुत सारे फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ना कि डिक्रीज। तो अब आते हैं इस ऑप्शन पे, और आपने अगर इस डिहाइड्रेटेड मरीज को प्रॉपर फ्लूइड दे दिया है, प्रॉपर फ्लूइड दे दिया मीन्स उसके मरीज का हाइड्रेशन स्टेटस अगर मेंटेन हुआ, तो इस वजह से मरीज में पूरे ब्लड सप्लाई अच्छे से बढ़ेगी, यानी कि वापस नॉर्मल होगी या इंक्रीज होगी। उस वजह से मरीज में रीनल परफ्यूजन बढ़ेगा। रीनल परफ्यूजन बढ़ने की वजह से मरीज में जो यूरिन आउटपुट पहले ओलिगो यूरिया हो रहा था या जो पहले एन यूरिया हो रहा था, उस मरीज में अभी आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल यूरिन आउटपुट, या इसे हम बोल सकते हैं यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर हार। यानी कि फ्लूइड देने के बाद अगर आपका यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आर देखने को मिलेगा, तो आप इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि मरीज का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन। सनकन आइन नहीं रहेगा आंसर। डिक्रीज स्किन टर्गर, अगर स्किन टर्गर कम हो रही है और इंक्रीज हो रहा है कैपिलरी रिफिल टाइम, तो उस मरीज अभी भी वह डिहाइड्रेशन में ही जी रहा है। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन डिहाइड्रेशन का साइन है। यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml, आंसर आपका सही जाएगा, सही आंसर रहेगा आपका सी। बात करते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन की। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पेशेंट है विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक पेशेंट है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से है। विच प्रेस्क्राइब ओरल फेरस सल्फेट, उस मरीज को ओरल में फेरस सल्फेट की सिरप दी है। विच इंस्ट्रक्शन नर्स गिव, ऐसा कौन सा इनमें से इंस्ट्रक्शन है जो कि नर्स उसे देगी। टेक विद मिल्क, आप इसे दूध के साथ पिएगा। टेक आफ्टर मील, ये सिरप है, इसको आपको खाना खाने के बाद लेनी है। टेक विद विटामिन सी रिच जूस, ऐसा करिए आप इस सिरप को विटामिन सी के जूस के साथ लीजिए। नेक्स्ट, टेक एट बेड टाइम, ऐसा कहिए कि आप मरीज को आप इसे रात को सोते टाइम ले लीजिएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फेरस सल्फेट, ओरल आयरन सल्फेट के बारे में कुछ बेसिक प्रीव्यू पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ बेसिक ओरल आयरन फेरस सल्फेट के बारे में।
अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपका आंसर होना चाहिए, जो हम ये देते हैं वह देते हैं गिव ऑन एम्प्टी स्टोमक। हम मरीज के एम्प्टी स्टोमक के समय देते हैं, या तो हम देख सकते हैं 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर मील, यानी कि या तो हम मरीज को एक खाने से 1 घंटे पहले दें या हम खाना खाने के 2 घंटे बाद दें। अगर फिर भी मरीज को जीआई इरिटेशन हो रहा है तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप उस मरीज को 2 घंटे बाद में दें, ठीक है, 2 आवर्स आफ्टर मील आप प्रेस्क्राइब करें। और ये कहा जाता है कि एडमिनिस्टर करना है इसे विटामिन सी रिच जूसेस के साथ, रिच फ्रूट्स के साथ। इसका मेन आंसर जाएगा ऑरेंज, यानी कि आपको ऑरेंज के साथ देना टू एनहांस एब्जॉर्प्शन, ताकि उस ओरल आयरन, ओरल फेरस सल्फेट का एब्जॉर्प्शन एनहांस हो सके, ज्यादा हो सके। ये सारी चीजें डू, यानी कि आपको ये सारी चीजें तो करनी है। अब आती है डोंट, यानी कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, यानी कि मरीज को किसी भी प्रकार से मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट, टी, कोका, कैफीन, कोका कोला, इन सब के साथ ओरल आयरन फेरस सल्फेट को अवॉइड करते हैं। और जो लिक्विड आयरन है, लिक्विड आयरन गिव थ्रू स्ट्रॉ और ड्रॉपर टू प्रिवेंट टीथ स्टेनिंग। आपने लिक्विड आयरन देखा होगा, जो हम जी मरीज को देते हैं तो हम कहते हैं आप इसे स्ट्रो से लेने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसे ड्रॉपर के सहारे देते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि अगर मरीज सीधा उसे ऐसे लेगा तो उसमें दांतों का, टीथ का डिस्कलरेशन या दांतों पे, टीथ पे स्टेनिंग शो होगी या डिस्कलरेशन शो होगा, इसी वजह से मरीज में अवॉइड करते हैं। और मरीज को हम इसे देते हैं गिव प्रॉपर स्ट्रो या ड्रॉपर के सहारे। अब बात करते हैं टेक विद मिल्क, कभी भी आयरन मिल्क के साथ नहीं देना है। टेक आफ्टर मिल्स, आफ्टर मिल्स 2 घंटे आफ्टर मिल्स देते हैं, यानी 2 घंटे के बाद देना है मरीज को, या 1 घंटा खाना खाने से पहले। टेक विद विटामिन सी रिच जूस, सही आंसर रहेगा आपका सी, टू इनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन, ताकि उस आयरन एब्जॉर्प्शन को आप इनहांस कर सके। टेक एट बेड टाइम, बेड टाइम आपको नहीं देना है, जबकि आप मील के साथ या मील से पहले देना है। ये था ओरल आयरन थेरेपी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकेट्रिक पेशेंट है, और साइकेट्रिक पेशेंट इज पेसिंग एंड मटरिंग। एक साइकेट्रिक पेशेंट है जो कि पेसिंग और मटरिंग हो रहा है। इसका मीन्स है वह गड़बड़ा रहा, बड़बड़ा रहा है, अपने आप में बड़बड़ा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बिहेवियर सही शो नहीं कर रहा। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट इनिशियल रेस्पॉन्स, आप उसमें क्या करेंगे? यानी कि आपकी नाइट ड्यूटी लगी है, रात को मरीज आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है, घूम रहा है, बड़बड़ा रहा है, अकेले में खुद से ही बातें किए जा रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? रिस्ट्रेन द क्लाइंट, मरीज को पकड़ेंगे और डायरेक्ट बांध देंगे। आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, आप उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप बड़बड़ा क्यों रहे? अप्रोच कामली एंड ऑब्जर्व, आप उसे शांति से अप्रोच करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। कॉल सिक्योरिटी, डायरेक्ट आप सिक्योरिटी को कॉल कर देंगे। तो जब भी आप प्रायोरिटी नर्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिया जाता है कि उसको कॉल कर दें, उसको कर दें, ये कभी आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आप भी तो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, आपका भी तो कुछ हक बनता है। पहले आप नर्सिंग इंटरवेंशन को फॉलो करें, नर्सिंग मैनेजमेंट को फॉलो करें, उसके बाद आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आप काट ही दो, कॉल सिक्योरिटी। नेक्स्ट ऑप्शन, रीस्ट्रेन द पेशेंट, कभी भी मरीज को चाहे कितना भी खराब हो, उस मरीज को रीस्ट्रेन नहीं करना है। सीजर वाला मरीज हो, सुसाइडल थॉट का हो, कुछ भी हो मरीज, हमें उसकी बिना परमिशन के रीस्ट्रेन नहीं करना है, उसको बांधना नहीं है। रीस्ट्रेन करने के चक्कर में वह मरीज और ज्यादा ओवर रेस्पॉन्ड करता है, और ओवर रेस्पॉन्ड की वजह से मरीज फ्रैक्चर हो सका है, उसको इंजरी हो सकती है, हो सके वो आपको कूट पीट दे। ऐसा आपने कई केसेस देखा होगा, जब डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर किसी मरीज को अगर जबरदस्ती बांधने की कोशिश करते हैं तो पीटने लग जाता है। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में ऐसा होता रहता है। तो कभी भी मरीज को रीस्ट्रेन नहीं करना। आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी साइकेट्रिक मरीज हो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है।
मतलब इसका यह है कि आपको पागल को कभी भी पागल नहीं कहना। आप पागल को मुंह पे कैसे पागल बोल सकते हो? तो आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। अप्रोच कामली एंड ऑब्जर्व, आप उसे मरीज को कामली शांति से ऑब्जर्व करें और उसके साथ शांति से अप्रोच करें। ये था। और पेसिंग और मटरिंग करा है, इसका मीन्स पेशेंट को कहीं ना कहीं डिल्यूजन हो रहा है, मरीज को हेल्यूसिनेशन आ रहे हैं, यानी कि हो सकता है मरीज सिजोफ्रेनिया का हो। सिजोफ्रेनिया का है तो डॉक्टर डिसाइड करेगा, फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग पे लेगा। अगर फिर भी उसके साथ अगर सुसाइडल आइडिएशन वगैरह आते हैं तो उसको पहले क्लोजापाइन वगैरह, अगर फिर भी ट्रीट ना हो तो ईसीटी देते हैं। ईसीटी क्या, कैसे, कितने वाट, या अगर आप चाहते हैं ईसीटी के रिगार्डिंग में अगर सेपरेट वीडियो लाऊं आपके लिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। जो आप कंटेंट चाहते हैं वह नीचे कमेंट कीजिएगा, अगले 4 से 5 दिनों में आपका कंटेंट मेरे इस चैनल पे मिलेगा। मैं मानता हूं मैं सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैं सारे कमेंट को बड़ी शिद्दत से पढ़ने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता हूं मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं। जो मुझे अप्रोच करना था, जो मुझे हासिल करना था, वह मैं कर चुका। अब अच्छी खासी लाइफ चल रही है, बढ़िया सैलरी, और जो मेरा पैशन था, मुझे पढ़ाना था, अभी मेरा फोकस उस पे है। आपको कोई टॉपिक मेरे से पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अभी तो चैनल नया नया, शायद कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप कुछ अगर ऐड कर लूं तो मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ पेशेंट इन आईसीयू, एक पेशेंट है जो कि आईसीयू में ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि मरीज मैकेनिकल वेंटिलेशन पे। द हाई प्रेशर अलार्म सडनली गोज ऑफ, हाई प्रेशर अलार्म सडनली गोज ऑफ, हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है। व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, आपका नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? चेक फॉर किंग और ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूबिंग, आप देखेंगे कहीं उस वेंटी ट्यूबिंग में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, उस ऑक्सीजन की फ्लो रेट को बढ़ा दो, यानी कि हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है और नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते उसको बढ़ा दो। सक्शन द एंडोट्रेकियल ट्यूब, हाई प्रेशर अलार्म आते सीधा सक्शन मशीन लाओ, सक्शन कैथेटर डाल के वहां से सक्शन कर दो। कॉल द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, जैसा कि मैंने बोला कभी भी कुछ भी दुविधा हो किसी भी दूसरे पार्टी पे डालने से बढ़िया है आप उसे मैनेज करें। आपका नर्सिंग मेजर्स क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द नर्सेज फर्स्ट एक्शन। बात करते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और उसके मैनेजमेंट में। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मैं बात करूं, या तो हम ऐसा पढ़ सकते हैं, अलार्म से सीधा पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पे मरीज बोल रहा है इसमें हाई प्रेशर अलार्म, अगर मरीज को अलार्म आ रहा है यानी कि मरीज में वेंटिलेटर पे अलार्म आते हैं, इसका मीन्स अलार्म आते होंगे। अलार्म दो प्रकार से आ सकते हैं, या तो अलार्म आ सकता है हाई प्रेशर अलार्म, यानी प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है इस वजह से अलार्म आए, या हो सकता है लो प्रेशर अलार्म, यानी कि अगर आगे प्रेशर कम हो जाए, लो प्रेशर हो जाए तो उस वजह से अलार्म आ सकते हैं। अब हम बात करें हाई प्रेशर अलार्म के बारे में। हाई प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो अगर मरीज को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उस मरीज में हाई प्रेशर अलार्म आता है, या कोई ट्यूब किंक हो, ब्लॉक्ड हो तो आता है। अगर मरीज को खांसी हो रही है तो आता है। अगर मरीज का लंग कॉम्प्लायंस डिक्रीज हो जाए तो मरीज में हाई प्रेशर अलार्म देखने को मिलता है। अगर उस ट्यूबिंग में वाटर आ जाए, यानी कि ट्यूबिंग इन वाटर या वाटर इन ट्यूबिंग, जो भी आप समझे, अगर ये आ जाए तो भी आपको हाई प्रेशर अलार्म देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं लो प्रेशर अलार्म के बारे में। लो प्रेशर अलार्म मींस अगर वहां पे डिस्कनेक्शन हो जाए ट्यूब, अगर कफ लीक करे तो लो प्रेशर अलार्म। लीक करे अराउंड ट्रेक्योस्टोमी और वेंटिलेटर ट्यूबिंग, या वेंटिलेटर ट्यूबिंग के अराउंड अगर लीक करे तो इसे मरीज को लो प्रेशर अलार्म आ सकता है। अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर अलार्म आए तो इन दोनों में से कुछ भी आए तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग रोल होना चाहिए कि आप सबसे पहले मरीज की, पेशेंट की कंडीशन को असेस करें। अगर हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है तो सबसे पहले आप उस मरीज की कहीं सीधा ये देख ले कि मरीज की ट्यूब कहीं किंक या ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक आपको दिख रही है, कहीं सिक्रेशन दिख रही है, तो फिर आप सक्शन करें।
तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा, चेक करना है किंक और ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूबिंग। इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार से हाइपोक्सिया, डिस्निया ऐसा नहीं बता रहा। सक्शन द एंडोट्रेकियल ट्यूब, सबसे पहले आप किंक या ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करें, उसके बाद, क्योंकि वो तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कहीं वह किंक है या नहीं है, उसके बाद आप देखें सिक्रीशन है या नहीं। अगर आपको लग रहा है सिक्रीशन की वजह से है तो फिर आता सक्शन की तरफ जाए। ऐसे फॉलो होती है प्रायोरिटी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक। ये लास्ट क्वेश्चन इस इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का। बात करूं, अब पेशेंट है जो कि सेप्टिक शॉक में, रिसीव कर रहा है नॉर एफिनेफ्रिन इन्फ्यूजन। अब पेशेंट है जो कि सेप्टिक शॉक में और उसको नॉर एफिनेफ्रिन यानी कि नॉरेट चल रहा है, नॉर एड्रेनालिन चल रहा है। विच पैरामीटर इंडिकेट इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि इंडिकेट करता है द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग को। डिक्रीज हार्ट रेट, यानी कि मरीज की सेप्टिक शॉक में अगर उसकी हार्ट रेट कम होती लग रही, इसका मीन नॉरेट काम कर रहा है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि अगर पेशाब बढ़ रहा है, इसका मीन्स नॉरेट काम कर रहा है। या डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, या उस मरीज की रेस्पिरेटरी रेट कम हो रही है तो नॉरेट काम कर रहा है। या इंक्रीज सीवीपी, यानी कि सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको नॉरेट काम कर रहा लग रहा है। जल्दी से इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अपने माइंड में सोचिएगा आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से सोचने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं लाइव सेक्शन में नहीं हूं, तो जो भी बोल रहा है, बोलना पड़ रहा है मुझे कैमरे के सामने बोलना पड़ रहा है। बहुत जल्दी मैं लाइव सेक्शन लूंगा 1K सब्सक्रिप्शन के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे 2 वे कम्युनिकेशन में। आपको कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सिलेक्शन के रिगार्डिंग, कुछ भी, सारी चीजों का आपको जवाब मिलेगा मैड माइंडसेट विद एलेक्स के यूट्यूब चैनल पे। और कोई आपको डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो हमें बात करनी थी नॉरेट की। यहाँ पे पेशेंट है सेप्टिक शॉक का। तो सबसे पहले बात करूं, एक पेशेंट है जो कि मरीज है विथ सेप्टिक शॉक। अगर मरीज सेप्टिक शॉक में है, आप नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आपने मरीज का नॉरेट चलवा दिया, इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन। अब ये होगा नॉर एड्रेनालिन हम मरीज को तब चलाते जब मरीज की बीपी कम हो या मरीज हाइपोटेंसिव या शॉक में हो। हमारा इसके नॉरेट इंजेक्शन चलाने का मेन लॉजिक था कि हम उस मरीज की बीपी को इंक्रीज कर सके, इंक्रीज करें हम परफ्यूजन को। तो मरीज का परफ्यूजन इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते नॉरेट भी तो चलाया है। नॉरेट चलाने के बाद परफ्यूजन बढ़ा, परफ्यूजन बढ़ने के बाद रीनल की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि सारे टारगेट ऑर्गन की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी धीरे धीरे। जो पहले शॉक में कम हो गई थी, जब नॉरेट चलाने के बाद धीरे धीरे रीनल फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ने लगेगा या रीनल ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने लगेगी। तो मरीज में यूरिन आउटपुट वापिस नॉर्मल या मोर देन 30 ml पर आवर आपको देखने को मिलेगा। सेम वही रेशनल जो कि डायरिया में डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा था, सेप्टिक शॉक में बीपी कम होने की वजह से हो रहा है। तो आपको असेस करना है यूरिन आउटपुट से। डिक्रीज हार्ट रेट कम हो रही है, इसका मींस ये नहीं कि नॉरेट काम कर रहा है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर मरीज का यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उस मरीज की रीनल ब्लड फ्लो और रीनल परफ्यूजन मेंटेन है, रीनल ब्लड फ्लो मेंटेन है, जीएफआर नॉर्मल पे आ गई है और यूरिन आउटपुट आपका अगर मोर देन 30 ml पर आवर आ रहा है, इट मींस मरीज में नॉर एड्रेनालिन काम कर रहा है। अगर यूरिन लेस देन 400 ml पर 24 आवर हो जाए तो उस मरीज को हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। लेस देन 100 ml पर 24 आवर इज कंडीशन एन्यूरिया। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ब्रेडिप्निया आपका आंसर नहीं रहेगा। इंक्रीज सीवीपी, अगर सीवीपी बढ़ रहा है इसका मींस मरीज हो सकता है हाइपरवोलीमिया में हो। तो सही आंसर आपका रहेगा इंक्रीज यूरिन आउटपुट, आंसर बी। ये हमने पढ़ा सेप्टिक शॉक के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लासेस बेहद अच्छी लग रही होगी, इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेक्शन आपको पसंद आ रहे होंगे। और कोई मेरे न्यू चैनल के रिगार्डिंग, इस चैनल के रिगार्डिंग कोई आपका सजेशन हो तो आपका आदेश सर आंखों पर, बिल्कुल आपके सजेशन को फॉलो किया जाएगा। आप इस चैनल को पर प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं चाहता हूं आप भी नर्सिंग ऑफिसर बने और आपके दोस्त भी नर्सिंग ऑफिसर बने और आप भी अपने अंदर वह फीलिंग लाए कि आपके दोस्त भी सक्सेस हो।
ये ना सोचे कि मैंने अगर मेरे दोस्त को भेज दी, उसने देख लिया, वो सेलेक्ट हो गया तो मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब भगवान देता है वो अपने कर्म के आधार पे देता है। जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, इस क्लास में भी अगर यही बोलूंगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। तो आपको कर्म सच्चे मन से करना है। अगर आप इस कंटेंट को, आपको अच्छा लग रहा है तो आपका हक बनता है कि आप इस कंटेंट को प्रमोट करें, आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आप अपने दोस्तों को बताएं एक नया चैनल है, नए नए सर आए हैं, वो पढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं। ये थी मेरी आज की क्लास। तो थैंक यू सो मच। और आपका कोई सजेशन नीचे कमेंट में करो, आपका कोई सजेशन नहीं भी हो फिर भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उन चीजों को, कमेंट को पढ़ के और मोटिवेट हो सकूं। आपका एक कमेंट मेरी ताकत है, आपके कमेंट की वजह से ही मैं क्लास ले पाऊंगा। अगर कमेंट कम आए या नहीं आए तो शायद क्लास भी ना ले पाऊं, क्योंकि एक चीज होती है ना, मुझे ये भी तो तय करना है कि कौन कौन मेरी क्लास देखना चाह रहा है और कौन नहीं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगेन एंड अगेन।